नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के संपादकीय समीक्षा के इस अंक में हम बात करेंगे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की, जिन्हें बदला जा रहा है। उनके क्रमशः अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं और लोकसभा में हुए इस फैसले के बाद, जिसे अब स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया है, अब शायद भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है उसका स्वरूप थोड़ा सा बदलने वाला है। कुछ ऐसे नए कानून जुड़ने वाले हैं जो नए समय की आवश्यकता थे, और कुछ ऐसे पुराने कानून हटने वाले हैं जो शायद आवश्यकता अब हमारी नहीं रह गए थे। अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, और जिन्हें कुछ कानून तो ऐसे जिन्हें काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही समय समय पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वर्डिक्ट्स जिन्हें अब कानून बना लिया गया है, कानून की किताब में शामिल कर लिया गया है। आपके एविडेंसेस से रिलेटेड कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अब कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा, पहले नहीं माना जाता था। तो कौन से बदलाव हुए हैं, क्या हुआ है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, उनके नाम क्या है और किन सेक्शंस को हटाया और घटाया गया है, ये देखेंगे। शुरू करते हैं आज की संपादकीय समीक्षा। तो सबसे पहले, जब शुरू करें उससे पहले आपके लिए जानकारी है, हम संपादकीय समीक्षा की तरह ही समाचार समीक्षा आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस के सारे मेजर आर्टिकल्स जो आपके लिए आवश्यक हैं उस दिन की नजर से, वो हम आपको डिलीवर करेंगे, और एक बेहतर तरीके से, जहां आप ये समझ सकें कि अखबार में आपके लिए क्या आवश्यक है, अखबार पढ़ना कैसे है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए होंगी उसमें। अब अपने आर्टिकल पर आते हैं, शुरू करते हैं। कैसे क्या हुआ है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, और आगे क्या हो सकता है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप कैसे बदल रहा है। आप इसे अपने राज्य व्यवस्था खंड से जोड़ करके देख सकते हैं, जहां आपको जुडिशरी या न्यायिक व्यवस्था का एक खंड मिलता है, उस खंड से आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 11 अगस्त को क्या हुआ था कि लोकसभा में एक बिल आया। आप जानते होंगे, जब लोकसभा का अवसान हो रहा था, इस सत्र का अवसान हो रहा था, उस वक्त हमारे जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा था कि हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल देंगे। और अगर आप देखें कि कितने पुराने कानून है, तो आईपीसी 1860 का कानून है, 1860 में ये बना था, उसे बदलकर कर दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया जाएगा। इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी जिसे कहा जाता है, 1973, ये उसमें भी मॉडिफिकेशंस किए गए थे, उसको बदल करके कर दिया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के माध्यम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप जानते हैं जुडिशरी में, पहले तो ये समझिए कि होता क्या है। जब आप जाते हैं कोर्ट में, तो सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है कि आप गए, आप पहले एफआईआर करते हैं, फिर आपकी तफ्तीश होती है, बयान लिए जाते हैं, उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये जो है, ये प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं तो आपके साक्ष्य क्या होते हैं, एविडेंस क्या है आपके पास, अपने बेगुनाही को या अपनी निर्दोषता को सिद्ध करने के लिए, या किसी दोषी के दोष को सिद्ध करने के लिए जो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस होंगे, उनको भी हमने कोडिफाई कर रखा है कि ये एविडेंस लेंगे, ये एविडेंस नहीं लेंगे, है ना। उसी प्रकार से जब आपको सजा होने वाली है, एक तो आप प्रोसीजर फॉलो करके आए, दूसरा आपने एविडेंस दिखाए, और तीसरा उसके बाद आपको सजा क्या होगी, आपका अपराध क्या है, उस अपराध सिद्धि पर जो आपको कितने साल की सजा होगी, क्या सजा होगी, ये तीनों चीजें निर्धारित करती है क्रमशः आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इनको बदल दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, इसके अलावा नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इनके माध्यम से आपके तीनों बिल्स को बदल दिया जाएगा। तो कुछ नए कानून थे, आप जानते हैं कि कई ऐसे कानून थे जिनमें आपको लगता है कि यार ये तो एविडेंस होना चाहिए, है ना, या इतनी सजा तो इस गुनाह के लिए नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो चीजें थी, उन्हें मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से बदला गया है। क्या क्या परिवर्तन हुए हैं 1860 से लेकर के 2023 तक, जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं भारतीय न्याय व्यवस्था में, उन सबको समाहित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और हमारे जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बिल ला करके कहा था कि इससे भारत की न्याय व्यवस्था बदलेगी। अभी के लिए इन बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। आप जानते हैं कि एक रेगुलर प्रोसीजर है, इसी प्रकार से कार्य किया जाता है। एक कमेटी कोई रिकमेंडेशन देती है, उस रिकमेंडेशन को लोकसभा में लाया जाता है, उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है। जो भी बदलाव होते हैं अलग अलग हितधारक समूहों के, उनको शामिल करने के बाद उसे लोकसभा में, राज्यसभा में पेश किया जाता है, बिल पेश किया जाता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। उसके बाद पूरे देश पर समान रूप से लागू होता है। ये प्रोसीजर है कानून बनाने का। तो अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास कानून है, लेकिन हमें पहले प्रोसेस समझना होगा कि ये प्रोसेस क्या है। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, आप समझिए। पहले तो देखिए, हमारे लॉ मिनिस्टर है किरेन रिजिजू, पिछले साल उन्होंने कहा था कि जी हम कुछ ऐसे परिवर्तन करने जा रहे हैं जिससे जुडिशरी का आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन जो हम करना चाहते हैं उतना होगा।
आप समझते हैं कि पहले सरकार एनजेसी लेकर आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का सरकार का प्लान था कि जो हमारी आज की प्रक्रिया है कॉलेजियम व्यवस्था, आज हम कॉलेजियम व्यवस्था से अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस की, तो इन्होंने कहा कि हम कॉलेजियम को बदल देंगे, कॉलेजियम को बदल करके एक नई व्यवस्था लाएंगे। तो जब तक नई व्यवस्था नहीं लाती आती है तब तक कुछ ऐसे ऐसे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। और अगर हाँ, आपने हमारा पिछला एडिटोरियल देखा होगा, संपादकीय समीक्षा देखा होगा, उसमें हमने क्या बात की थी कि सरकार जन विश्वास एक्ट के जरिए जुडिशरी की पावर्स को अंडरमाइन करने का प्रयास कर रहा है। एक प्रयास और हो गया, एक प्रयास एनजेसी के थ्रू किया गया था। तो जुडिशरी और सरकार बराबर है, बल्कि जुडिशरी ओवरव्यू करती है सरकार का, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बना के रखती है, सरकार पर लगाम लगा के रखती है। लेकिन कैसे लेजिस्लेचर लगातार प्रयास करे कि सरकार को अंडरमाइन किया जाए या जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लेकर के आए थे, तो वैसा ही कुछ प्रयास लग रहा है। लेकिन खैर बहरहाल ये जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है 111 से 128 में रिपोर्ट में उसने हाईलाइट किया कि भारत के क्रिमिनल लॉ में कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए, सीआरपीसी में परिवर्तन होने चाहिए, आईपीसी में बदलाव होने चाहिए। कुछ ऐसे अपराध हैं, बच्चों के साथ कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें आपको लगेगा कि इसमें तो फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को फांसी नहीं मिलती है, उन लोगों को 2-3 साल की सजा होती है। कोई माइनर है लेकिन वो अडल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, वो कुछ अपराध कर दे तो माइनर की तरह उसे अज्यूम करते हैं। तो कुछ बदलाव होंगे, बदलावों को भी समझेंगे क्या हुआ है, लेकिन इनकी आवश्यकता क्यों थी वो हमें पहले समझना था। अब देखिए मैंडेट क्या है, जो हमारी कमेटी थी लॉ रिफॉर्म करने वाली, उसमें कौन लोग शामिल थे और हम क्यों मान लें कि उन लोगों की बात हमें माननी चाहिए, उन लोगों के किए गए कार्यों पर हमें भरोसा होना चाहिए। तो होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन के जरिए 4 मई 2020 को एक कमेटी बनाई थी, जिसे प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर सिंह, जो कि भूतपूर्व वाइस चांसलर है एनएलयू के, दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर हैं, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा उसमें अलग अलग मेंबर्स थे, जैसे जीएस वाजपेयी है जो कि रजिस्ट्रार है एनएलयू दिल्ली के, बलराज चौहान है जो कि पहले वाइस चांसलर हैं धर्मशाला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर के। इसके अलावा महेश जेठमलानी जी है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, जीपी थरेजा है फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट सेशन दिल्ली के। आप समझिए कि ऐसे महत लोग हैं इसमें जो कानून को अच्छे तरीके से समझते हैं, जो भारतीय न्याय व्यवस्था की आवश्यकताओं को अच्छे से समझते हैं। तो अगर वो इस कमेटी में है और जो उन्होंने सुझाव दिए तो निश्चित तौर पर अच्छे सुझाव दिए होंगे, ये हम मान सकते हैं। लेकिन इस कमेटी के साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। इन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी, वर्थ और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को बनाने के लिए जितने प्रिंसिपल्स थे उन पर तो इन लोगों ने काम किया, लेकिन जुलाई 2020 में कंपनी ने ये जो कमेटी बनाई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना करके लोगों से अपने सुझाव भी मांगे कि अच्छा आप सुझाव दे दीजिए, उन्होंने सुझाव भी दे दिए। लेकिन समस्या क्या हुई इस कमेटी को लेकर के, सबसे बड़ी जो समस्या हुई वो ये कि कमेटी में डाइवर्सिटी की कमी है, ऐसा कहा गया। यानी कि इसमें कोई दलित है या नहीं है, इसमें कोई महिला है या नहीं है, इसमें कोई नॉन जुडिशियल पर्सन है या नहीं है, कोई एनजीओ के व्यक्ति है या नहीं है, कोई ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं या नहीं है जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये इस कमेटी पर आरोप लगे कि आप इंक्लूसिव नहीं हो, और जब तक कोई कमेटी इंक्लूसिव नहीं होगी तब तक शायद वो वैसा काम नहीं कर सकती जैसा आवश्यकता होगी कानूनों के रिफॉर्म में। क्योंकि कानूनों कानूनों का रिफॉर्म सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। किस व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी उस फील्ड में काम करने वाले कोई व्यक्ति बेहतर बता सकते हैं, बजाय कि किसी वाइस चांसलर के या किसी प्रोफेसर के। आप समझ रहे हैं, ग्राउंड पर काम करना और एसी चैम्बर्स में क्लासरूम में काम करना बहुत अलग होता है। ये इस कमेटी के सामने समस्या आई, लेकिन इनका बचाव किया गया। कहा गया कि इन लोगों का जो रिमार्केबल डाइवर्सिटी है, जो इन्होंने काम किया अपनी पूरी उम्र और उसमें जितनी डाइवर्सिटी रही, वो पर्याप्त है इन लोगों के लिए ताकि ये अपना कार्य अच्छे से कर सके। स्कॉलर लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एफिलिएशन बड़े बड़े संस्थानों से रहे हैं, काफी भारत की न्याय व्यवस्था को उन्होंने करीब से देखा है, उस पर काम किया है। तो सरकार का कहना है कि ये लोग अपने कार्य में सक्षम है और इनकी बात हमें मंजूर है, मान लेनी चाहिए। ठीक है। फिर सबसे बड़ा सवाल है कि अच्छा इन्होंने, सरकार ने कमेटी बना दी, इन्होंने रिपोर्ट दे दी, ठीक है, अच्छा है। एक सबसे बड़ा सवाल जो हमारे गृह मंत्री ने भी कहा कि सबको बोलने की आजादी है, सबको विरोध प्रदर्शन करने की आजादी है, लेकिन देश के खिलाफ जाने की आजादी नहीं है। तो आपने सुना होगा 124 ए नाम का एक आर्टिकल है जिसे हम राजद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो क्या वो कानून हट गया है या नहीं हट गया है, ये हमारे सामने एक सवाल था। आपको जवाब अलग अलग तरीकों से अलग अलग मिले होंगे, लेकिन अगर 124 सेक्शन की बात करें आईपीसी का, जो देशद्रोह से संबंधित था, तो कागजों में तो वो हट गया है। ठीक है। अब आपको कागजों में कि भारतीय न्याय संहिता बिल जो है
तो ये जो ऑफेंस है ये तो हट गया है, लेकिन नई संहिता के अंतर्गत सेक्शन 150 में इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। कौन से एक्ट को? एक्ट एंडेजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो पहले क्या कहता था 124 से कि भाई अपने वाक के जरिए, अपनी राइटिंग के जरिए, अपने भाषण के जरिए या किसी भी ऐसे एक्ट के जरिए अगर कोई व्यक्ति भारत की अखंडता, सुरक्षा और एकता को संकट में डालता है तो वो व्यक्ति राजद्रोह कर रहा है। इसे आमतौर पर ये मान लिया गया कि भाई जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है वो राजद्रोही है। तो सरकार ने इस पर थोड़ी सी सफाई दी, 124 को हटाया गया, लेकिन आर्टिकल 1 सेक्शन 150 इसमें जोड़ा गया और सेक्शन 150 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कृत्य जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, कोई भी ऐसा कृत्य, उसे हम क्रिमिनलाइज करेंगे, उसके लिए पेनलाइज किया जाएगा हर उस व्यक्ति को जो ऐसा कार्य करता है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई सेडिशन लॉ हट गया है, तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे। सेडिशन लॉ हट गया है, लेकिन उन्हीं प्रिंसिपल्स का, उन्हीं आइडियोलॉजीज का और उन्हीं एक्ट्स का एक नया पुंज आ गया है भारतीय न्याय संहिता में। वो आपको सेडिशन लॉ के रूप में ही देखने को मिलेगा। हाँ, इतना है कि अगर आपने कुछ बोल दिया और वो देश के खिलाफ नहीं बोला है या देश की अखंडता, सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उस लॉ के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें कि सेक्शन 150 में क्या लिखा है और आईपीसी में जो था उसके अलावा यहाँ जो भारतीय दंड संहिता बनी है, न्याय संहिता बनी है, उसमें क्या परिवर्तन किया गया है वो आप जानना चाहें तो वर्ड बाय वर्ड मैं आपके लिए पढ़ता हूं। Whosoever purposely or knowingly by word, either by spoken or written, or by signs, or by visible representation, or by electronic communication, or by use of financial means or otherwise excites or attempts to excite succession or armed rebellion or subversion activities or encourages feeling of separatist activities or endangers sovereignty of unity and integrity of India or indulges in or commits any such act shall be punishable with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years and shall be liable to fine। आप समझ रहे हैं? पहले देखिए मैं समझाता हूँ इन्होंने क्या लिखा है, पढ़ना आवश्यकता है क्योंकि वर्ड बाय वर्ड आपको पता होना चाहिए कि कानून में क्या है। लोग तो कह देते हैं कि सॉवरेनिटी को जो खतरे में डालता है वो भारत की अखंडता और एकता से खेल रहा है, उस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए, देशद्रोह कर रहा है। ठीक है, भावुक मत होइए, कानून में जाइए, सेक्शन 150 पढ़िए नई वाली संहिता का क्या कहता है, अभी मैंने आपके लिए पढ़ा। पहले तो इसमें वकीलों की भाषा में वो सारी चीजें शामिल कर ली गई जिनसे आप वायलेंस इंसाइट कर सकते हैं, कोई ऐसा कृत्य कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को भी शामिल कर लिया गया जिससे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा खतरे में आए। तो अगर अब आप ऐसा करने वाले हैं या करेंगे, अगर आप ऐसी स्पीच दे देंगे ना सोशल मीडिया के ऊपर जो देश की अखंडता को खतरे में डालेगी या सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाएगी, तो आपके ऊपर सेडिशन लगेगा। लोग कह रहे हैं सेडिशन हट गया, सेडिशन ने सिर्फ रूप बदला है, तो ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल आप इसको कह सकते हैं। कुछ हटा नहीं है, कुछ गया नहीं है, 124 हट गया, खत्म हो गया, आर्टिकल खत्म। लेकिन आर्टिकल से मतलब नहीं है ना, मतलब तो उस आर्टिकल में लिखी बातों से है। वो बातें अब भी हैं 150 सेक्शन के अंतर्गत, और ये कहा गया कि उसमें या तो आपको सीधा सीधा हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर देंगे, तो उम्र कैद दे देंगे, या 7 साल की सजा दे देंगे, फाइन लगा देंगे, और उतना फाइन लगा देंगे जितना आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ठीक, तो 124 तो हट गया, लेकिन सेक्शन 150 आ गया, और इसमें वही सारी चीजें हैं जो लगभग 124 में थी भी नहीं। यानी कि 150 सेक्शन में तो हमने उसको और ज्यादा इलेबोरेट कर दिया। अब आप समझिए क्या हुआ है आपके साथ। ठीक है, अब हम बिल के कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर लेते हैं जो नए हैं, जो बदले हैं, जो बदलाव है, बदलाव की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। तो आप समझते हैं कि चेंज क्या हुआ है। चेंज हुआ है भारतीय न्यायिक संहिता, सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद समझेंगे भारतीय साक्ष्य बिल, और अंत में समझेंगे सीआरपीसी में हुए चेंजेस को। तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या परिवर्तन हुआ है, इसे आईपीसी रिप्लेस कर देगा। आईपीसी के बैच, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया जाएगा, जिसमें कुल 22 प्रोविजन इसके हैं वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे, और टोटल 175 एग्जिस्टिंग जो इसके प्रोविजंस हैं वो 8 नए सेक्शंस के साथ आएंगे। अब इसमें टोटल 356 प्रोविजंस हैं। ठीक है, इतना बड़ा बदलाव ये होने वाला है। इसमें क्या होगा, जैसे गैंगरेप के जो अपराध हैं वो चाहे माइनर के साथ हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो, तो उसमें 20 साल तक की सजा इसमें की जाएगी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी इसमें लेकर के आया जाएगा।
उसके बाद जो माइनर के साथ रेप की घटनाएं हैं उनको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा बदलाव है, और उनमें भी कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। डेथ पेनल्टी को भी उसमें लाने का विचार किया जा रहा है। आप सोचिए रेप के अपराध भारत में पिछले कई दिनों से कितने बढ़े हैं, तो उन रेप के अपराधों को मद्देनजर रखते हुए जो परिवर्तन हुए हैं उसमें माइनर को जोड़ा गया है, और माइनर को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया, ये बड़ी बात है। उसमें चाहे लड़के हो लड़की हो या कोई भी हो, उन उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी भी देने का उसमें विचार किया गया है। कैपिटल पनिशमेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है मॉब लिंचिंग के अपराधों में। और जैसे मॉब लिंचिंग में एक समस्या रही कि भीड़ ने किसी व्यक्ति को पकड़ा और मार दिया, या उसके घर में घुस करके देखा कि उसके फ्रिज में क्या रखा है, तो ये जो अपराध है इनको भी लाया गया है। ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है फॉल्स प्रिटेक्स्ट में, जैसे आपने कहा या मिस्टर एक्स या किसी ने भी, कोई अपराधी है उसने कहा कि आप अगर फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको नौकरी दिला दूंगा, या मैं आपसे शादी कर लूंगा, मैं आपका प्रमोशन करा दूंगा, या मैं आपको फला गिफ्ट दे दूंगा, ये आपको मिल जाएगा, तो ऐसे प्रकार की जो फॉल्स प्रॉमिसेस हैं, एम्प्लॉयमेंट के प्रॉमिसेस हैं, अगर वो आप झांसे में लेकर के किसी के साथ शादी करते हैं या सेक्सुअल रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं, तो 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है। उसके ऊपर फाइन से अलग से हो सकता है, ये प्रपोजल दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसी धाराएं जो आज तक हमारे कानूनों में नहीं थी, माइनर के रेप को लेकर के, या उसमें कैपिटल पनिशमेंट का आना, या आप धोखे से किसी के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, शादी का झांसा दे देते हैं, इस प्रकार के अपराध बहुत हुए थे। अभी ऐसा होता था, आईपीसी में सेक्शन 90 के अंतर्गत इन्हें मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंतर्गत रखा जाता था, यानी कि आप धोखेबाजी से गलत फैक्ट बता करके किसी से कुछ अपराध करवा लेते हैं या उसके साथ अपराध कर देते हैं, लेकिन अब इन्हें एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा। आप जानते हैं कि सेक्शन 375 को 375 के जो अपराध है उन उनके अंतर्गत चार्ज किया जाता था इस प्रकार के एक्यूजेशंस को, जो फॉल्स प्रॉमिसेस के अंडर में आपसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने का प्रयास करते थे। ठीक है, उसके अलावा अडल्ट्री को बाहर निकाल दिया गया है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी था जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सेक्शन 497 को डीक्रिमिनलाइज अब कर दिया गया है। पहले क्रिमिनलाइज थी अडल्ट्री, लेकिन अब इस केस में इसके क्रिमिनलाइज होने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। उसके अलावा नवतेज जौहर और यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। आप जानते हैं इस केस की इतनी चर्चा हुई है, अगर आप ये केस नहीं जानते तो भगवान मालिक है आपका। 2018 का ये नवतेज जौहर केस इतना फेमस है कि इसमें आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। आईपीसी सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, जिसमें अननेचुरल सेक्स अगेन ऑफेंसेस अगेंस्ट मेन, और जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसके अंदर बनने वाले सेक्सुअल जो इंटरकोर्स थे उनको पहले क्रिमिनलाइज माना गया था, लेकिन उनको डीक्रिमिनलाइज किया। यानी कि आप अपनी सहमति से संबंध बना सकते हैं किसी होमोसेक्सुअल व्यक्ति के साथ भी, तब ये अपराध नहीं माना जाएगा, इससे पहले अपराध माना जाता था। समझ रहे हैं? तो ये बड़े बड़े कुछ मेजर बदलाव है, आप नोट करते रहिए। आगे चलते हैं। सेक्शन 63 है, ऑफेंस ऑफ रेप को ये डिफाइन करता था। सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय मैन विद हिज ओन वाइफ, और जैसे जो शादी में मैरिटल रेप जिसको हम कहते हैं, उनको भी अब इसमें क्रिमिनलाइज किया गया है, उसको रिटेन किया गया है। आप अपनी वाइफ की इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं तो उन्हें एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 आईपीसी में माना जाता था, लेकिन अब इसके लिए एक नया सेक्शन जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। उसके अलावा आप दूसरे उस पर आते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे सीआरपीसी कहा जाता है, तो उसमें 160 प्रोविजन है जिनको चेंज करने को कहा गया है, और टोटल 533 सेक्शन इसमें अभी है। ठीक है, इसमें सेक्शन 230 भी आया है, और कौन कौन से बदलाव है, जैसे जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस में ये जोड़ा गया है कि भाई जो एफआईआर की कॉपी होगी वो आप अक्यूज को भी, और जो जिसने एफआईआर के खिलाफ लॉन्च की है उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप देंगे, 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड करेंगे, ये आपका कार्य होगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए आप किसी की पेशी सुनवाई वगैरह कर सकते हैं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो लोग केस कचहरी के चक्कर काटते काटते जिनकी उम्र निकल जाती थी, वो अब अपने घर से भी हियरिंग को कर सकेंगे, ये इसमें
जोड़ा गया है। इसके अलावा एफआईआर की कॉपी देना मैंडेटरी बना दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। इसके अलावा जो मैजिस्ट्रियल सिस्टम है उसको भी स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि प्रक्रिया में जितनी आसानी हो जाए वो करने का प्रयास दिख रहा है। उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट है 2023 का, 2023 जो इंडियन इंडिपेंडेंट बैच, इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से बदला जाएगा। और समस्याएं क्या थी? समस्या ये थी कि आजकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो वहां पर तो आप किसी के साथ चैट करते हैं, अपराध करते हैं, वहीं पे आपने ऑनलाइन कोई अपराध कर दिया, साइबर क्राइम कर दिया, है ना, तो वो एविडेंस नहीं माना जाता था, एडमिसिबल नहीं होता था। आपकी चैट्स वगैरह किसने किया है कुछ आपको साबित करना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें भी माना जाएगा कि ये भी एक साक्ष्य है। तो टोटल इसमें 170 सेक्शंस हैं, जिनमें से 23 में बदलाव का सुझाव दिया गया है। अब ये एक हाईलाइट आप इसकी मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए होने वाले अपराधों को भी अब उसी श्रेणी में से देखा जाएगा जैसे पहले नॉन इलेक्ट्रॉनिक को देखा जाता था, है ना। आपने ऑनलाइन कोई अपराध किया, पकड़े जाएंगे। कोई कॉपी है, मान लीजिए ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है, आपके पास फोटो कॉपी है, तो आप वो दिखा सकते हैं, उसको भी साक्ष्य माना जाएगा। ठीक, तो ये 3 चीजें हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें जो मेजर बदलाव हुए हैं वो देखेंगे। अभी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, दिस इज नॉट फाइनल, आप इसको पक्का मत मानना प्लीज, ये अभी फाइनल नहीं है। अभी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसमें और सजेशन आएंगे, कुछ लोग जो पार्लियामेंटेरियंस है वो अपने सुझाव देंगे, उसके बाद जो फाइनल निकल करके आएगा वो हमारे पास बिल के रूप में जब आएगा और वो एक्ट बनेगा तब की बात है, तब जो होगा उसको डिस्कस फिर से करेंगे, तब ये फाइनल माना जाएगा। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, उसको आप देखिए, पढ़िए, आपका जो आंसर होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखने का जरूर प्रयास करिए। लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता वाले विधि आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, इसने कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया। दूसरा, यह न्यायालयों की एक समान व्यवस्था का विरोधी था। तो अब इसमें कौन सा सही? केवल एक है, केवल दो है, एक दो दोनों है, या कोई भी नहीं है, ये आपको देखना है। एक मेंस का प्रश्न, ये प्रश्न आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक एक मेंस का प्रश्न देखते हैं। Why there was need of criminal laws reform? The proposed bills broaden the definition of sedition critically analyze। यानी कि प्रश्न आपका ये है, जो लोग हिंदी में ट्राई करते हैं कि भाई जो बिल्स हैं, ये जो आए हैं क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने वाले, उनकी क्या आवश्यकता थी, क्यों आवश्यक वो थे, और इसने क्या सेडिशन लॉ को हटा दिया है, इस बात पर आपको चर्चा करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन से बिल है, क्या बदलाव है और क्यों बदलाव की आवश्यकता थी, कौन कमेटी ने उसको बनाया था, और इससे देश का न्यायिक व्यवस्था कैसे पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन एक छोटे तरीके से तो चेंज होगी ही। आपको यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा हम जल्दी ही समाचार समीक्षा शुरू करने वाले हैं, तो उसको देखना ना भूलें। वो सेशन जब हम शुरू करेंगे तो आपको जरूर जानकारी उसकी देंगे, टेलीग्राम लिंक के जरिए देंगे, टेलीग्राम चैनल हमारे में देंगे, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।